हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग इसके वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स राइडिंग एंड आगे फर्दर हम पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ आप एक बार जाकर देख लीजिए। काफ़ी ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सारे ही न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। आई नीड टू से कि एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, देखा है किस तरीके से होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो भी पसंद आए। एंड जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो फर्दर चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपनी वीडियो की तरफ। क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है इन द केस ऑफ लॉटरी। इन द केस ऑफ लॉटरी लेनी है, बैटिंग लेनी है, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। किस तरीके से लेंगे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जान लें। देखिए, उससे पहले हमें जान लेना है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना है लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये दो बातें जान लेनी है। और ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स, इन केसेस में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है मींस अ लॉटरी नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन एनी स्टेट अदर देन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। ठीक है, यानी कि वही स्टेट बेच सकता है जिसने ऑर्गेनाइज की है लॉटरी। होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मींस अ लॉटरी व्हिच इज ऑथराइज्ड टू बी सोल्ड इन स्टेट्स अदर देन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। ऑथराइज्ड है जहां पर, ऑर्गेनाइजिंग को छोड़कर, यानी कि जहां ऑथराइज्ड है आप बेच सकते हो, कोई किसी बात का डर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड इन दिस, तो बताया गया वही उसी की बात हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ क्या कहा गया है कि यहाँ वैल्यू डिटरमाइन करने के बारे में किया गया। पहला पॉइंट तो ऐसे ही है, चलिए दूसरा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम टू बी, क्या मान लिया जाएगा, 100 अपॉन 112 ऑफ द फेस वैल्यू को 100% लिया जाएगा, यानी कि उसमें अगर इंक्लूडेबल होगा जीएसटी, इस तरीके से ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, फेस वैल्यू का 100/100, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऑफ टिकट, और है यहाँ पर, और क्या है, और ऑफ द प्राइस ऑफ एज नोटिफाइड इन, जो नोटिफाइड है किसमें, ऑफिशियल गजेट में, बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। इट मींस विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो हमें देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, यानी कि क्या चीज़ हमें चेक करना होगा कौन सा ज़्यादा है, ऑफिशियल गजेट में जो दिया वो ज़्यादा है या फिर जो हमने ये फेस वैल्यू से वैल्यू डिटरमाइन की है वो ज़्यादा है। तो विच एवर इज हायर शुड बी कंसिडर। नेक्स्ट भी देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू बी, क्या मान लिया जाएगा, 100/120 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट। और यहाँ पे भी और है, द प्राइस एज नोटिफाइड द ऑफिशियल गजेट विच एवर इज है। दोनों केस में इसी तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे इस बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक समरी है छोटी सी, क्या कि सप्लाई ऑफ लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या होता है, हायर ऑफ द टू अमाउंट्स डी टू बी द वैल्यू मान ली जाएगी, यानी कि ये और ऑफिशियल गजेट में जो होगी। स्टेट क्लियर, आई होप। फिर देन उसके बाद ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, सेम थिंग, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। एंड यहाँ पर कुछ कहता है क्या, सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन द बैट, टू विन इन बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब। चांसेस हैं जीतने की, तो क्या होता है, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द बैट और द अमाउंट पेड इन द टोटल स्टर। क्या है, चलिए देखते हैं, हमें समझ में आ ही जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज, रूल नंबर 32 के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, क्या कवर्ड कर चुके हैं, मनी चेंजिंग सर्विस, एयर ट्रैवल एजेंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। चलिए
रूल नंबर 32(5) की तरफ आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं क्या सेकेंड हैंड गुड्स, तो किस तरीके से जीएसटी लेवल होगा या फिर किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालेंगे, ये सारी बातें करेंगे। वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, used goods as such as after such minor processing which does not change the nature of the goods and where no input tax credit has been availed। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, सेलिंग एंड बाइंग हो रही है सेकेंड हैंड गुड्स की और उस पर अवेल नहीं किया जा रहा है क्या, आईटीसी अवेल नहीं किया जा रहा है ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, खरीदने पर। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या हो जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस का डिफरेंस मान लिया जाएगा। एंड वेयर द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर्ड। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इट मीन्स द गुड्स आर सोल्ड एट लॉस देन द टैक्स विल नॉट बी पेबल। अगर लॉस में बेची जाती है तो टैक्स लेवेबल नहीं होगा। देखिए आपको कॉमन सी जनरल सी बात है, बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। क्या करना है, कोई बाइंग या सेलिंग कर रहा है, ओल्ड प्रोडक्ट कर रहा है तो क्या करना है, उसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को, डिफरेंस लेंगे हम। डिफरेंस हमारा अगर नेगेटिव हुआ तो वैल्यू नहीं कंसीडर की जाएगी फॉर लेवेबल ऑफ टैक्सेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिस पर आईटीसी भी अवेल नहीं किया जाना है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द purchase value of the goods repossessed from a defaulting borrower who is not registered, अब रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट, रिकवरी ऑफ लोन के लिए वो क्या कर रहा है, उसको रिपोजेस्ट कर रहा है यानी कि सामान दे रहा है। शैल बी डीम्ड टू बी द परचेज, ये क्या मान लिया जाएगा कि उसने खरीद ली है प्राइस सच ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग borrower reduced by 5% points of every quarter for a part or a part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such requisition। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5% का क्या है, यहाँ पर रिड्यूस कर देगा उसकी वैल्यू से। इस चीज को हम आगे एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ फिलहाल हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। When a registered second hand goods dealer supplies second hand goods, the dealer is liable to charge GST on the second hand goods. For this, two options have been given in dealers. Charge GST on the full transaction value. Here the dealer is eligible to claim input tax credit, claim करेगा परचेज करते टाइम। एक देखिए यहाँ टेबल में क्या लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, रूल नंबर कितना है 32 ऑफ CGST। गुड्स रिपोजेस्ट की गई है फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है, नहीं करना है, यस करना है तो सेल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी, या नो तो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू करके मार्जिन आ जाएगा, जीएसटी लेविड हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। अदरवाइज परचेज वैल्यू में से 5% क्वार्टरली माइनस हो जाएगा, अभी हमने देखा ऊपर पढ़ा था, परचेज वैल्यू ऑफ द बरोबर आ जाएगी, जीएसटी लेविड हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राम एंड कंपनी बीइंग अ कार डीलर डीलिंग इन सेकेंड हैंड कार्स, राम एंड कंपनी परचेज यूज्ड कार फ्रॉम मिस्टर राजा एंड सेल द वेरी सेम कार टू मिस रानी को बेच देते हैं आफ्टर वाटर वॉश करके एंड पेंटिंग। द परचेज प्राइस कितना मेरे पास 2 लाख है, वेयर एज द सेल प्राइस कितना है 250। ओके, फाइंड द जीएसटी लायबल एज पर द रूल 35 CGST by the following margin scheme in the hands of the Ram and Company. Assume the applicable GST rate होगा 28%। Ram and Company is not availing ITC, अवेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात आ जाती है। Whether your answer is difference in if the sale of second hand car is 180 lakh and Ram and Company Miss Rani are located within the state of Tamil Nadu। ठीक है, यहाँ तो एक बात क्लियर होती है, CGST लगेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या है। आउटपुट सप्लाई कितने की है 250 की, लेस परचेज कर देंगे 2 लाख, डिफरेंस एज मार्जिन आ जाएगा 50,000 का। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप पुट कर दो क्या CGST SGST
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नाउ अब बात करता है क्या, अब बात करता है ये कि अगर उसने लॉस पर बेचा होता तो क्या करता। लॉस में बेचा होता तो हमारा कितना लॉस आ जाता। देखिए मार्जिन ही यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉस नहीं लिखा हुआ, मार्जिन हमारा यहाँ पर क्या माइनस में। तो इसी सेम तरीके से आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। तो जीएसटी लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, नेट। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ एक नोट डाल दिया है कि जीरो मार्जिन होगा बिकॉज लेस देन है उससे। एग्जाम्पल नंबर 118, Mr. D being a dealer in goods sell new brand cars at rupees 11 lakh, he advertises that customer can sell their old car if they buy new car from him. One customer exchanged his old car for 2 lakh. Mr. D sold new car to that customer for 9 lakh. The Central Tax Department demanded to pay GST 11 lakh. ठीक है, क्या कह रहा है ये, क्या होते जा रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या इन्होंने गुड सेल किया न्यू ब्रांड कार्स की 11। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पर जो उन्होंने कैन सेल देयर ओल्ड कार, एडवर्टीजमेंट करके उन्होंने सेल देयर ओन कार बाय न्यू कार खरीद लिया फ्रॉम वन कस्टमर एक्सचेंज इज ओल्ड कार, एक कस्टमर से एक्सचेंज कर लेता है फॉर 2 लाख रुपीज के लिए। मिस्टर डी सोल्ड न्यू कार टू डैट, उसको नई कार जो है मिस्टर डी बेच देते हैं कितने की, 9 लाख रुपए में। The Central Tax Department demanded for GST पे 11 लाख पे GST मांगते हैं। Mr. D argues कर लेते हैं that he is eligible to pay GST on difference, namely the margin 9 लाख पर, मार्जिन पे ही उनको जितना मार्जिन है उस पर बोला है देने के लिए। तो डिस्कस करना है हमें टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से अप्रोच यहाँ पे। तो रूल है हमारा 32(5) वन ऑफ द CGST is applicable only when person is dealing in the buying and selling of second hand goods। और ये यहाँ पर क्या हो रहा था, ये नई कार ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। इन द गिवन केस मिस्टर डी इज नॉट एलिजिबल फॉर मार्जिन स्कीम एज रेफर दिस सिंस डीलर सोल्ड न्यू कार एंड देयरफॉर प्रोविजन दिस विल नॉट अप्लाई। सिंपल सी बात है। तो फॉर द अबव एविडेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट व्यूज रहा है, उसे क्या देना पड़ेगा, ऑब्वियसली मार्जिन पर क्या देना पड़ेगा, उसे जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बस एक बार समझना होता है। देखिए इसको भी मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Mrs. X Limited, a registered person under GST, being a dealer dealing with second-hand goods, Mrs. X Limited supplies a used camera to a consumer in Chennai for selling price 15,000. The used camera, which is second-hand है, was purchased 10,000 रुपये में खरीदा गया था उसे from a registered dealer in Mumbai with CGST HGST पेड किया गया था 1400 ईच। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैसेज एक्स लिमिटेड जो है चार्ज IGST 28% ऑन इंटरस्टेट सप्लाई पर उन्होंने IGST लगा दी। ठीक है, फाइंड दी GST लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड। देखा ये आगे ना बात जो हमने ऊपर पढ़ा था कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो सब कुछ मिस करोगे। आउटपुट सप्लाई कितने की है, बेची कितने की है, 15,000 की। आईटीसी जितने का आपने खरीदा था उतने का आपको आईटीसी मिल जाएगा 10,000 का। ठीक, अब आपको अगर मैं एक बात बताऊं, आईजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा इस पर, 4200, विच इज पहले आपने कितना पेड किया था, ये अब पे करना होगा कितना, 1400। नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी होगी, 1400। किस तरीके से, क्योंकि इसका क्या ले लिया इन्होंने आईटीसी ले लिया। आईटीसी किस तरीके से ले लिया मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर बोला गया था कि दोनों ही क्या है, ईच है 1400। तो आपने पेड किया है इस पर, तो आप क्या लोगे, उसका परचेज किया है और जो भी आपने टैक्स दिया है उसका आईटीसी ले लो। ठीक है, तो ये आईटीसी ले लिया हमने। इस तरीके से नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी बन गई हमारी, 1400। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नॉट अवेल्ड में क्या होता है, सिंपल सा है। नॉट अवेल्ड में कुछ भी नहीं करना है, लेस परचेज प्राइस कर देना है, आईटीसी फॉर्म कास्ट हो जाएगा उसका, डिफरेंस इज द मार्जिन हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया, 2200। आईजीएसटी आप डायरेक्ट लगा दीजिए इस पर, कितना, 28%। किस तरीके से लगाएंगे, 2200 का आप निकाल लेंगे कितना, 28% आ जाएगा आपके पास 16
सॉरी 616। सो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 120। एग्जाम्पल नंबर 120 क्या है? मिस्टर सी हैज टेकन अ लोन, लिया है उन्होंने फ्रॉम द बैंक ऑन 15 जनवरी को, सपोज 2020 में, वर्थ रुपये 2 करोड़ है, एंड परचेज अ मशीन, खरीद ली है। सब्सिक्वेंटली बाद में उन्होंने क्या किया? डिफॉल्टेड इन पेइंग इन द लोन, डिफॉल्ट हो गए हैं लोन पे करने में, अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना है अब उनको। अब क्या है? एट लेट डेट बैंक रिपोजेस कर लेती है उनकी मशीन को, ले जाती है, और मिस्टर सी 1 जनवरी 2020 मान लीजिए द बैंकर, आगे फर्दर की बात कर रहे हैं तो 2020 नहीं ले सकते हम। द बैंकर सेल द सेट गुड्स, बेच देती है 26 अप्रैल को। तो क्या चीज़ क्या होता है यहाँ पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन टू इंडिपेंडेंट केसेस। क्या कि ए मशीन क्या है? मशीन सोल्ड फॉर इतने की बेच जाती है, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए की बेच दी जाती है। देखिए कॉस्ट कितनी है? 2 करोड़ की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मशीन सोल्ड 1 करोड़ 70 लाख की, एप्लीकेबल जीएसटी किस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। परचेज वैल्यू ऑफ बैंकर कितने लेंगे आप? 2 करोड़। परचेज वैल्यू फॉर लैंडिंग कंपनी विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द डिफॉल्टर, वही मानी जाएगी जितनी परचेज डिफॉल्टर ने खरीदी थी। 5% पर क्वार्टर फॉर 2 क्वार्टर, क्यों 2 क्वार्टर की क्यों बात कर रहा है? फ्रॉम 1 जनवरी से बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एट लेट डेट बैंक रिपर्चेस मशीन फ्रॉम 1 जनवरी, और बेचती कब है वो? अप्रैल में बेच देती है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर 2 क्वार्टर के लिए ले लिया गया है, विच इज 5% पर क्वार्टर फॉर 2 क्वार्टर, ठीक है। 5% जब आप निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 लाख आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकाला गया है ये। 2 क्वार्टर के लिए निकालेंगे तो आपके पास 20 लाख आ गया होगा। परचेज वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 करोड़ 80 लाख, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल। अब देखिए ये आगे हमारे पास परचेज वैल्यू, ओके। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई इन दी हैंड्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के होगा किस तरीके से? सेल प्राइस है हमारा, उसने कितने का बेच दिया है? 190 का। तो 190 फिर यहाँ में बेनिफिट हो जाता है क्योंकि परचेज प्राइस हमने क्या लिया? 1 करोड़ 80 लाख, तो हमारे पास 10 लाख का बेनिफिट हो जाता है। 10 लाख का बेनिफिट होने पर हम इस पर 18% क्या दे देते हैं? टैक्स दे देते हैं। जब मैं टैक्स दे दिया, केस 2 में क्या करता है? 170, हमारे पास परचेज प्राइस कम है, यहाँ नील हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडीमेबल वाउचर कूपन स्टैम्प, क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ हमें जाना पहचाना सा लग रहा है कि हम रिडीम कर लेते हैं वाउचर, तो क्या होता है उसी टाइम पर ही हमें टैक्स देना होता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट की तरफ। रिडीमेबल वाउचर कूपन स्टैम्प अदर देन पोस्टेड स्टैम्प, रूल नंबर 32(6) है, ये ध्यान में रखनी है बात। There are many companies who issued vouchers, coupon, stamps, and so on, basis of which goods or services can be procured by the holder of such voucher, coupons, stamps. Valuation किस तरीके से होगी? The value of a token or a voucher or a coupon or stamp which is redeemable against the supply of goods or services or both shall be equal to the money value of the goods or services or both. Redeemable against such token voucher, जहाँ मतलब रिडीमेबल होता है तभी वैल्यूएशन कर लेनी है इसकी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर ऑफ द गुड्स, क्या लेना है हमें इसके अकॉर्डिंग? मैंने कहा था आप लोगों को कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं हम? डेट ऑफ इश्यू वाउचर। नॉट आइडेंटिफिएबल होता है तो द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर। चलिए बहुत ही आसान होगा फिर हमारे लिए समझना। क्या कहता है एग्जाम्पल देखिए, a voucher has face value 5000, the holder of a voucher can purchase goods or services of equivalent to value 5000. When the holder of voucher receives the goods or services against the voucher, it is termed as redemption of
वाउचर। सिंपल सा, रिडीम कर लिया, दोनों की वैल्यू बराबर है, बात खत्म बस। चलिए आगे। एक्स लिमिटेड बीइंग अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड गिफ्ट वाउचर, सोल्ड कर देते हैं टू कस्टमर को 2000 रुपीज में ऑन 10th नवंबर टू परचेज स्पेसिफिक क्लॉथ फ्रॉम इट्स शोरूम। गुड्स एक्चुअली परचेज्ड बाय कस्टमर ऑन 15th नवंबर फॉर 2400। अब वो क्या करते हैं, गुड्स एक्चुअली परचेज कितने का कर लेते हैं, 2400 का लेते हैं, यानी कि गिफ्ट वाउचर से ज़्यादा का परचेज कर लेते हैं। फाइंड द टाइम ऑफ द सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई विद रिगार्ड टू गिफ्ट वाउचर। टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा हमारा 10th ऑफ नवंबर। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया उस टाइम पर, रिडीम नहीं किए। देखिए यहाँ पर रिडीम नहीं किए, यहाँ पर उनको मिला हुआ है, ठीक है, टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, 2000 रुपीज़ ही मानी जाएगी। ये नहीं कि आपने 2400 का खरीद लिया, जितना गिफ्ट का मतलब वाउचर का वैल्यू होगी उतनी ही मानी। राम एंड कंपनी बीइंग डीलर है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स में इशूड गिफ्ट वाउचर दिया जाता है ऑन इट्स कस्टमर को 2000 का ऑन 15th नवंबर को। कस्टमर कैन यूज द गिफ्ट वाउचर टू परचेज एनीथिंग विच इज अवेलेबल। कस्टमर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1400 ऑन 20th नवंबर, एप्लीकेबल CGST। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है तो सिंपल सा है, आपको क्या लेना पड़ेगा, जिस दिन रिडीम किया है उस दिन, यानी कि 20th नवंबर को। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे आप, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, यस यही तो हमारा क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा 1400 का उसने गुड्स जो है वो परचेज किए, लेकिन यहाँ पे तो 1500 है ना। किस तरीके से 1500 है बताइए, देखिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से। 1500 होगा यहाँ पर Mr. and Mrs. Kapoor purchased 10 gift vouchers for 500 each from Crossword and 5 vouchers from a reputed spa, costing 1000 each. The voucher from a reputed spa had a special offer for couples wherein service for both persons at the price chargeable to one. Find the value of supply in the hands of Crossword and reputed spa. देखिए क्या होता है, किस तरीके से क्या कहा गया है कि मिस्टर एंड मिसेज कपूर हैं परचेज करते हैं 10 गिफ्ट वाउचर्स फॉर 500 ईच क्रॉसवर्ड्स एंड 5 वाउचर्स आर रेप्यूटेड स्पा, कॉस्टिंग कितनी है 5 वाउचर्स की 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किस तरीके से निकालेंगे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्रॉसवर्ड वैल्यू कितनी है इसकी 5000, बिकॉज कैसे 500 ईच फॉर 10 कितना हो गया 5000 हो गया। रेप्यूटेड स्पा वैल्यू कितनी है वहाँ पर 1000 है, तो 10 की कितनी होगी 10,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 10 गिफ्ट जो थे हमारे 500, तो हमारे पास 5000 हो गया, और 5 वाउचर्स जो थे वो 1000 वाले थे, ओके, और फॉर 2 थे तो 10,000 हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, टोटल कितनी वैल्यू आ गई 15,000। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ऑफर ईच दे रखा है 1000 रुपीज़, इसलिए यहाँ पर 2 जनों से 2 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर दूसरे पर्सन को क्या दी जा रही है, इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो फिर क्या लेंगे हम, वैल्यू ऑफ सर्विस। सर्विस ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विसेज service provided as may be notified by government on the recommendation of the council are referred to in paragraph 2 of schedule 1 of the CGST Act 2017 between distinct person है। ठीक है, शेड्यूल 1 में क्या बताया गया है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल शैल बी डीम टू बी नील ले लिया जाएगा, ठीक है। शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर क्या दिया गया हो विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है।
Supply of goods or services or both between related person or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course of furtherance of the business। ये भी बात याद रखनी है बिजनेस के पर्पज से। प्रोवाइडेड डेट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग क्या नहीं होना चाहिए 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। In value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both। ठीक। सो आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया हो ये। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट के केस में क्या होता है। प्योर एजेंट मीन्स यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है 2-3 नंबर का, 4 नंबर का भी बन सकता है, बहुत बड़ा है ये। Pure agent means a person who enters into a contractual agreement में आता है with the recipient of the supply to act on their behalf and incur expenditure or cost in course of supply of goods or service or both। Neither intends to hold nor holds any title to the goods or services procured on behalf of the provided to the recipient of the supply। सिंपल सा है बहुत ही ज़्यादा। डज नॉट यूज गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड फॉर हिज ओन इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकता। रिसीव ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोक्योर गुड्स। बस अब देखिए द एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज द प्योर एजेंट एज ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड हो जाएगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर, कब होंगे एक्सक्लूड, ये जानना है। The supplier acts as a pure agent of the recipient of the supply when he makes the payment to the third party on authorization by such recipient। The payment made by the pure agent on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to recipient of the service, and the supplier procured by the pure agent from the third party as a pure agent of recipient of supply are in addition to the services he supplies on his own account। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 125। कॉर्पोरेट सर्विस फर्म ए is engaged to handle the legal work pertaining to incorporation of company। B क्या है, other than in service fee। A also recovered from B registration fee and approval fee for the name of the company, paid the registrar of the company, paid कर देते हैं registrar of the company को। The fees charged by the registrar of the company for the registration and approval of the name are compulsory levied on the bill। A is merely acting as a pure agent। A क्या कर रहा था, A act कर रहा था प्योर एजेंट के in the payment of those fees। Therefore, A's is recovery for such expenses is a disbursement and not part of the value of supply made by A to B। ठीक। चलिए Mr. Ram is a registered dealer है under GST law। He sold furniture to a customer for 51,000 with free delivery। In such case, Mr. Ram availing the service of the transport for his own interest and therefore transport charges is included in selling price 51,000 and he would not be considered as pure agent in this case। ठीक, जब इंक्लूडेड होता है तो प्योर एजेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि अलग से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। मिस्टर एक्स इज अ कस्टम ब्रोकर है, इशू एन इनवॉइस फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ अ फ्यू एक्सपेंसेस एंड for consideration towards agency services rendered to an importer। The amount charged by the custom broker are as follows। एजेंसी इनकम कितनी है 10,000 है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हैं उसके। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। तो देखिए एजेंसी इनकम 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होटल, ये सब क्या हो गए, कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं ऐड की है, बिकॉज प्योर एजेंट रिइंबर्समेंट। डॉग ड्यूज क्यों नहीं हुए, नॉट एडेबल होते हैं, प्योर एजेंट रिइंबर्समेंट है। ये बात ध्यान रखनी है, तो ये वैल्यूज ले लेनी है।
अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं पहले के दे रहा हूँ आपको, दो बार यहाँ से देख लेना आप किस तरीके से हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीइंबर्समेंट, प्योर एजेंट रीइंबर्समेंट होगा तो ये वैल्यूज नहीं ली जाएगी। अब आपको थोड़ा सा ये पढ़ लेना है आगे, यदि रेट ऑफ एक्सचेंज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 34 की बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रूल नंबर 34 क्या है। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, नंबर 34। The rate of exchange of the determination of value of taxable goods or services or both shall be applicable reference rate for that currency as determined by Reserve Bank of India on the date of time of supply in respect of such supply in terms of section 12 और section 13 के तहत लिया जाए। नोटिफिकेशन क्या ऐसी हुई है, rate of exchange of currency other than Indian rupees for determination of value. The rate of exchange rate for the determination of value of taxable goods shall be applicable rate of exchange as notified by the board under सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट। ये ध्यान रखना है, जो नोटिफाइड करेगा वही लिया जाएगा। फॉर द टाइम, फॉर द डेट ऑफ टाइम सप्लाई फॉर सच टर्म्स ऑफ सेक्शन 12। The rate of exchange determination of value taxable service shall be applicable rate of exchange determined as per the generally accepted principle, या फिर ये हमारा इस तरीके से ले लिया जाएगा, ठीक, जो भी दिया हो उसके थ्रू। चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। कंप्यूट द ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम एक्ट 1962 फॉर इम्पोर्टेड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एसेसेबल वैल्यू of the imported equipment US डॉलर है यहाँ पे 10,100। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री इतनी है। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। देखिए एक्साइज एंड कस्टम ने ये डिसाइड किया है 1 रुपीज कितना मान लिया जाएगा, 65 रुपीज $1। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड कब मानी गई है, इतने तारीख को हुई है। एक्सचेंज रेट इस दिन कितना है CBIC का, ये देखिए 60 रुपीज हुई। तो अब इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि किस दिन लेंगे हम एक्सचेंज रेट, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री सबमिट होती है। ये बात ध्यान रखना, मैंने कहा था ना। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पहले कस्टम नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा ही, क्योंकि कस्टम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या लेते हैं हम, बिल ऑफ एंट्री लेते हैं, विचएवर इज अर्लियर। तो अर्लियर ये हो गया तो 65 इसका रेट ले लेंगे, अब 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए रूल नंबर बढ़ते हैं आगे 35 की तरफ। क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ इंटीग्रेटेड। अगर ये इंक्लूसिव है तो क्या करेंगे हम, टैक्स अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, वैल्यू इंक्लूसिव टैक्स, पूरा वैल्यू ले लेंगे, फिर अपॉन में क्या करेंगे 100 प्लस GST, जो भी रेट होगा उससे प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ GST से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको। इंक्लूसिव के केस में क्या किया जाता है, टैक्स अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिखला दिया गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। An SSE was under impression that his product is exempt from GST and hence sold the goods at rupees 100 per piece without charging GST. Later it was found that actually the product was charging with GST. ये already product क्या है, charging with GST 18%. Department claimed that since goods were removed without GST, transaction value should be 100 rupees and GST is payable accordingly. SSE contended that price 100 rupees should be taken as inclusive of GST and actual GST payable should be calculated by back calculation. यानी कि एक्चुअल GST पेबल निकालनी है, तो इस पर GST कितनी पेबल होगी ये निकालनी पड़ेगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, ऊपर जिस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि 100 मल्टीप्लाई, देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, इंक्लूसिव वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेंगे तो कितना है 100 है, रेट ऑफ GST लेंगे और अपॉन में क्या लेंगे 100 प्लस GST। ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू और IGST यहाँ पे निकाल दिया गया। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन
देखिए क्यों लिया गया ये मैं बता दूं। सबसे पहले तो 100% वैल्यू निकाली गई है 100, और 100 रेट है उसका, और इंक्लूसिव टैक्सेशन है, तो फिर कितना लेना पड़ेगा 118 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल के। ठीक, अब IGST लगाना है आपको, तो IGST 18%। देखिए डायरेक्ट वो फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो आप, ठीक है, और इस तरीके से भी सॉल्व करके कर सकते हो। यहाँ पर्टिकुलरली अब क्या लगा दिया, 18% ऑफ 100 का लगा दिया, बस सिंपल सा है। ठीक, तो यानी कि कॉमन सा जनरल सा देखा जाए तो ये दोनों तो कॉमन है 118, ठीक है, और बचा ये, तो इसका 100% और 18 से तो हमें करना ही था। तो लास्ट फॉर्मूले की मैं यही बात कहूँगा कि फॉर्मूले के तरीके से ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन देखिए उस फॉर्मूले की हेल्प से बता देता हूँ। GST हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स अमाउंट निकालना है ना, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है, डिवाइड करना है हमें किससे, 100 प्लस GST, यानी कि 100 प्लस GST किया जाए तो 118 हो जाता है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, देन मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ GST से, मल्टीप्लाई करिए आप, रेट ऑफ GST कितना है 18 है, तो कितना आ जाता है 15.25। अब अपने कैलकुलेटर पर देख सकते हैं यही आएगा। ठीक है, जहाँ GST अमाउंट कितना आ गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर GST अमाउंट आ गया है 15.25 आ गया है। ठीक है, 15.25 आ गया है, और यहाँ पर हमने 100% वैल्यू तो निकाली ही है, तो इस तरीके से हमारे पास 100% वैल्यू आ गई। यानी कि इंक्लूसिव अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 में कितना GST इंक्लूड था, IGST कितना इंक्लूड था, तो आप क्या बोलोगे 15.25 इंक्लूड था, तभी हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, इनवॉइस वैल्यू 100 रुपीज। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम। एक टेबल है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेक्शन 14 क्या है, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस, और इनवॉइस इशूड बिफोर the date of change in tax, payment received before the date of change in tax, टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, और एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कंप्लीट हो गया, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन टैक्स रेट, यस हो गया है। इनवॉइस रेज हुआ है क्या बिफोर, नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, तो अर्लीस्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस और पेमेंट, जो भी अर्लीस्ट होगा वो ले लिया जाएगा। ठीक, और न्यू रेट ऑफ टैक्स लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान है। तो ये सारी टेबल आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है अब देख लेते हैं हम जरा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे, जब रेट चेंज हो जाते हैं तो। Normally, the date of receipt of the payment is the date of the credit in the bank of account recipient or date of account entered into book, whichever is earlier होता है वही हम लेते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए अब ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो स्किप कर देते हैं, आप आगे पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ क्या बोला, डेट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे, अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक ऑफ अकाउंट विच इज लेस देन द 4 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ सच चेंजेस। बात ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेस देन 4 इक्वल्स टू अप टू, यानी अमाउंट इज क्रेडिट टू बैंक अकाउंट मोर देन 4 है तो वर्किंग डेज में आप डेट ऑफ बैंक एंट्री लेंगे, और इस वाले केस में क्या लेंगे, डेट ऑफ बुक एंट्री और बैंक एंट्री, दोनों में से जो अर्लियर होगा। ठीक है, अगर 4 डेज से कम है, 4 दिन से पहले है तो दोनों में से अर्लियर, 4 दिन के बाद है तो बैंक की एंट्री। बस अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसके बेस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, Mr. X supplied goods to Mr. Y on 28th January 2020. The GST rate will be considered 12% to 5% with effect from 1st January 2020. Is that clear? Mr. X issued invoice 28 अगस्त को इशू किया जाता है 2019 को, and payment is credited in the bank of account on 30th December. What is the time of supply in this case and what is effective rate of GST? तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्या कहा गया है, एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। गुड सप्लाई टू मिस्टर वाई को गुड सप्लाई कब किए जाते हैं, 28 जनवरी 2020। जीएसटी रेट ऑन दी गुड्स चेंज हो जाते हैं फ्रॉम किस से, 12 से कितना हो जाता है 5%
डिफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो मिस्टर एक्स जो इशूड करते हैं इनवॉइस ऑब्वियसली जब इशू करेंगे वही लेंगे। तो इनवॉइस इशू किया है 28 अगस्त को, 28 अगस्त क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बट जीएसटी रेट की बात करें हम तो क्या मान लिया जाएगा, यहाँ पर देखिए, एंड द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द 30th दिसंबर को क्या हुई है, वो उन्होंने क्या किया है, एंट्री कर दी है, क्रेडिट कर दिया है। तो देखिए दिसंबर से पहले की बात करें अब हम, तो यहाँ पर जनवरी को उन्होंने गुड सप्लाइड किया, उससे पहले ही उन्होंने एंट्री कर दी है, यानी उससे पहले का रेट कितना है, 12 है यहाँ पर, तो आपको 12% लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 the X Private Limited engaged in providing taxable service by way of training and coaching activities in relation to accounting and auditing since 1st July 2020 मान लीजिए। इट हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्स रिस्पेक्टिव, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस दे रखी है ये 3, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड दे रखी है, अमाउंट इतना दे रखा है। देखिए क्या करेंगे अब हम, द डेट ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेस, चेंज जो है इस दिन हो रहा है, फ्रॉम 12 to 18 हो जाता है। द सर्विस आर रेंडर्ड इन अगस्त में की जाती है। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई और इफेक्टिव रेट। तो सबसे पहले देखिए सर्विस रेंडर कब की जा रही है, वो ले लेंगे हम, अगस्त में की जा रही है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस 69 और डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड 3/10। पेमेंट बाद में रिसीव्ड हो रही है, इनवॉइस पहले हो रहा है। ठीक है, सर्विस रेंडर कब की जा रही है, इस तरीके से अगस्त में की जा रही है, वो भी पहले की जा रही है। अब देखिए अब हमें अमाउंट इतना है, अब हमें लेना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या लेंगे हम, विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट रिसीव्ड और इनवॉइस, तो इनमें से जो अर्लियर होगा वो ले लेंगे। तो ये ले लेंगे। अब हम रेट किस तरीके से लेंगे, 12% लिया गया है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से लेंगे, क्योंकि पहले ही क्या किया गया है, बिफोर हमने रेट चेंज होने से पहले ही क्या कर दिया है, इनवॉइस इशू कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट क्या ले लेंगे अब हम, 2010, नेक्स्ट 2010 होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से इस केस में क्या होगा, इस केस में विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है हमारे पास, 6th है। ठीक है, फिर हम वहाँ पर जाएंगे, रेट कब हो रहा है वो बाद में हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए 6/10 ले लिया है, 6/10 ले लिया, यहाँ पर कितना 1 तारीख को चेंज हो गया, तो बाद वाला रेट ले लेंगे 18% ले लिया बस। फिर नेक्स्ट है हमारा 2 और यहाँ 9, तो क्या लेंगे इस केस में 39 ले लेंगे, यहाँ पे 30 और 9। ठीक, तो ये पहले ही हो रहा है तो 12% ले लेंगे रेट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडवांस पर हमें कोई जीएसटी अगेंस्ट वो नहीं पे करना होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक टेबल है उसी तरीके से जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट्स सेक्टर्स आर समराइज एज अंडर कंडीशन फॉर न्यू टैक्सेस रेट, क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 80% of the material to be procured from registered dealers. Further, on shortfall of purchases from 80% tax shall be paid by builder at the rate 18% of RCM basis पर उसको लग जाएगा टैक्स। ठीक है, और यहाँ पर परचेज क्या है, क्रेडिट, तो क्या माने शैल बी पे 28% अंडर RCM। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। एक छोटी सी टेबल दे रखी है, फिर ये भी कर लेना है। एलिजिबिलिटी ऑफ न्यू टैक्स रेट किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, न्यू टैक्स रेट्स विच शैल बी एप्लीकेबल एज फॉलो, 1% विदाउट ITC ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज शैल बी अवेलेबल फॉर, किस लिए होना चाहिए, हाउसेज हैविंग एरियाज 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए इन मीटर्स, मेट्रोज मीटर 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रोज, मेट्रोज और नॉन मेट्रोज की बात हो रही है, मेट्रो सिटीज की बात हो रही है। एंड वैल्यू अप टू 45 लाख। अंडर द कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल हाउस है प्रेजेंटली एलिजिबल कंसेशनल रेट 8% GST अफोर्डेबल है और 5% विदाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन। ये रेट से आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, कंसेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये।
नेक्स्ट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अदर देन अफोर्डेबल हाउस है, प्रेजेंटली बुकड प्रायर की गई है इससे, फॉर दी हाउसेस बुकड प्रायर इससे बुक की गई है, ठीक है। तो न्यू रेट शैल बी अवेलेबल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन और आफ्टर, इसका रेट ले लिया जाएगा इसके बाद का जो है। कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैविंग कारपेट एरिया है ऑफ नॉन मोर देन 15% टोटल कारपेट एरिया शैल बी